पांडुना के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मार दिया है। छिंदवाड़ा डीएसपी की अगुवाई में मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी ली। टीम ने घर के एक एक सामान को खंगाला, लेकिन कुछ भी हाथ अभी तक नहीं लगा। इसके अलावा उनके खेत में भी जाकर जांच की गई और इसके बाद टीम बिना कार्रवाई के ही लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में जो कैश मिला था उसके बाद पुलिस ने ये कार्यवाही की है। कहीं ना कहीं तार उस चीज से जोड़ा जा रहा है। तो पांडुना के जो कांग्रेस के विधायक है नीलेश उइके, उनके घर पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा पड़ा। छिंदवाड़ा डीएसपी की अगुवाई में ये छापामारी की गई। मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके अलावा उनके खेत में भी टीम ने जांच पड़ताल की और उसके बाद टीम बिना कार्रवाई के ही वापस लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले चरण का जो मतदान है वो छिंदवाड़ा की सीट उसमें आती है और माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में जो कुछ दिन पहले कैश मिला था उसके बाद पुलिस ने ये कार्यवाही की है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मुकेश तिवारी। मुकेश, पांडुना के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर छापामारी की गई। पुलिस और आबकारी टीम ने ये छापामारी की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। क्या अपडेट्स हैं उस पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अंजलि कि कल लगभग 5 से 6 बजे के बीच पुलिस प्रशासन और आबकारी की टीम एकदम से उनके घर पहुंचती है अचानक से विधायक के, और उनके घर पे छापामार कार्रवाई की जाती है। उनके घर शराब और कैश होने की बात कही जा रही थी। उनके घर पे कुछ नहीं मिलता है, तो वहीं उनके खेत, घर से लगा खेत भी है, खेत में भी जाकर पुलिस वहां पर जांच करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और जब हमारी बात विधायक से हुई तो विधायक का कहना ये पड़ रहा है कि मेरे घर पुलिस वाले और आबकारी की टीम आई थी, उन्होंने पूरा घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया और जांच में हमने पूरा सहयोग किया है उन्हें। उनका कहना यह है कि मेरे को दबाव बनाया जा रहा था भाजपा में शामिल करने को लेकर, तो मैंने साफ मना कर चुका था कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई देखी जा रही है। जी बिल्कुल। नीलेश उइके, कमलनाथ के करीबी पांडुना के विधायक, उनके घर पर छापेमारी करना और उसके तार कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में जो कैश बरामद हुआ था उससे भी जुड़ रहे हैं, उस पर क्या अपडेट्स है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 से 5 दिन पहले कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है जिसके पास 4,94,000 रुपए बरामद हुए थे और एक पर्ची मिली थी उसके पास। जो पर्ची, उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। शायद वो पैसे बांटने का, जो पुलिस का कहना है कि ये पैसे बांटने जा रहे थे। उसी के मध्य कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं, कमलनाथ से जुड़े जो लोग हैं, एक विधायक हैं, ये पांडुना के आदिवासी विधायक हैं, इनके घर पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैश या शराब बरामदगी की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का कहना ये पड़ रहा है कि हमें शिकायत मिली थी कि इनके घर शराब या पैसे बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, ये जो कार्रवाई पांडुना में चली, इसके सियासी मायने क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में कैश बरामद होता है और अब कमलनाथ के करीबी नीलेश उइके के घर पर सर्चिंग। जी देखें अंजलि, लोकसभा चुनाव करीब है और पहले चरण में जो है लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा में होना है। ऐसे में जो छिंदवाड़ा की पांडुना सीट से जो विधायक है नीलेश उइके, उनके घर में जिस तरह छापेमारी हुई उसके बाद से सियासत और तेज हो गई। नीलेश उइके ने खुद कहा है कि खेत हो, खलिहान हो, नाली हो, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी इतनी सर्चिंग ऑपरेशन के बाद, इतने पुलिस के दबाव के बाद भी हमारे घर में कुछ नहीं मिला। खाली हाथ पुलिस को लौटना पड़ा। पूरी जो छापामारी है और कहीं ना कहीं नीलेश उइके जो है आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया, राजनीति के कारण मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था और बीजेपी में शामिल होने का दबाव। साथ में कांग्रेस ने इसे आड़ों हाथ लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 2 से 3 दिन पहले जब एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास कैश बरामद हुआ था, तब कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगाया था कि वोट तंत्र को नोट तंत्र से खरीदने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विधायक नीलेश उइके, जिनके घर पर यह सर्चिंग चली। नीलेश, आपके घर पर यह सर्चिंग की गई, ऐसे में क्या मायने हैं इसके? जी कल ये 4 बजे के लगभग ये पूरा दल आया था, पुलिस अमला, आबकारी का अमला। इनने 3 घंटे तक मेरे घर में, खेत में, घर के आसपास इनने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
ये भारतीय जनता पार्टी का हार का डर इनको सता रहा है, इसलिए एक आदिवासी विधायक को परेशान करने का काम इन लोग कर रहे हैं। जी जी नीलेश, आपको लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद जो उन्होंने बोला था कि नोट तंत्र से लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है? विजयवर्गीय जी के बयान को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस समय। बौखलाहट में ये ऐसे आदिवासी विधायक को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, छिंदवाड़ा में भी कुछ दिन पहले कैश बरामद हुआ था, क्या उसी से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप तो कमलनाथ जी के बेहद करीबी भी हैं। नहीं, मैं तो अभी क्या हो रहा है, मैं तो प्रचार में लगा हूँ, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। आपको कैसे जानकारी लगी कि ऐसी कुछ छापेमारी आपके यहाँ पर हुई है? मैं प्रचार में था, घर से फोन आया कि घर पे पुलिस आई है। मैं तुरंत प्रचार छोड़ के घर पे लौटा तो पुलिस की कार्रवाई चालू रखा था, उन्हें चेक कर रहे थे। अच्छा नीलेश जी, आप ये भी कह रहे थे शायद कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप भी उनके खेमे में शामिल हो जाइए। कहाँ तक सच है ये बात? हाँ, दबाव तो उसी का है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इन्होंने दबाव डाला, तैयार नहीं हो तो इस तरह परेशान करने का काम ये कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले आप पर यह दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, डराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? हम स्वाभिमानी आदिवासी है, हम दिखने वाले आदिवासियों में हम लोग नहीं है। हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, अभी अभी पांडुना के विधायक नीलेश उइके से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उन्हें कह रही है कि उनके खेमे में शामिल हो जाइए वरना कार्रवाई होगी। जी अंजलि, देखिए निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जितने भी कांग्रेस पे छोड़कर बीजेपी में नेता गए हैं तो कांग्रेस ने ही आरोप लगाया था, बिकने वाले बिक गए, डरने वाले डर गए, सत्ता के लोभी बीजेपी में चले गए। ऐसे में नीलेश उइके का ये कहना कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आओ और बीजेपी ज्वाइन कर लो, ये बड़ा बयान है। साथ में उन्होंने आदिवासियों का अपमान बताया कि ये पूरा आदिवासियों का अपमान है कि आदिवासी विधायक को डराया जा रहा है। आदिवासियों, क्योंकि छिंदवाड़ा जो सीट है वहां पर आदिवासी वोटर बड़े मायने रखते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खुद ट्वीट किया है कि मोहन यादव जी, आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों? आदिवासियों पर वार तो बीजेपी सरकार, आदिवासियों पर वार करके बीजेपी सरकार क्या बनाना चाहते हैं? कांग्रेस ने पूरा जो इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया है, कल भी ट्वीट किया था, आज सुबह भी ट्वीट किया है कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है कांग्रेस को इस मुद्दे के तहत कि आदिवासी नेता को डराया जा रहा है। खुद आपने देखा नीलेश उइके ने एक बड़ा बयान दिया कि आपने जब पूछा कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं डरने और धमकाने से बीजेपी में जाने वाला नहीं हूं। कहीं ना कहीं कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। विगत दिनों एक विधायक ऐसे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। चुनौतियां कांग्रेस के लिए ज्यादा है। और उस वक्त में जब छापेमारी हुई, जब कैलाश विजयवर्गीय का 2 से 3 दिन पहले बयान आया था कि नोट तंत्र से वोट तंत्र को खरीदने की कोशिश की जा रही है, नकुलनाथ के घर जहां नकुलनाथ रुके हैं, ऐसा कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, वहां छापेमारी की जाए तो नोटों की गड्डियां मिलेगी। उसके 3 दिन बाद अगर छापेमारी होती तो राजनीतिक मायने कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार। बिल्कुल सूरज, मैं एक बार फिर रुक करूंगी आपका, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विस्तार न्यूज पर बोले पांडुना विधायक नीलेश उइके, आदिवासी विधायक को परेशान किया जा रहा है, ऐसा अभी अभी नीलेश उइके का बयान आया है। उन्होंने कहा विस्तार न्यूज से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में, अभी फोन कॉल पे जुड़े थे हमारे साथ, कि आदिवासी विधायक को परेशान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का बनाया जा रहा है दबाव। ये बड़ा बयान सामने आया है लोकसभा चुनाव से पहले। पांडुना के विधायक नीलेश उइके के घर पर छापामारी की गई पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा। हालांकि कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगा, लेकिन उसके बाद ये आरोप लगाया है वहां के विधायक नीलेश उइके ने। उन्होंने कहा कि मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का बनाया जा रहा है दबाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा बयान दे दिया है जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विधायक नीलेश उइके का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे तौर पर दबाव बना रही है कि उनके पार्टी में आओ वरना कार्रवाई भुगतो।
जी निश्चित तौर पे जो ये बयान दिया इसके सियासी मायने अंजलि बहुत है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं अगर इस बयान पे कांग्रेस अच्छे से खेल गई तो जाहिर तौर पर है कि बीजेपी को आदिवासी के वोट बैंक के रूप में बड़ा झटका लग सकता है कि आदिवासी चेहरा के रूप में अगर देखा जाए तो बड़ा नाम है नीलेश उइके। और ये बयान देना कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कई कुछ समय पहले से लगातार हम पर दबाव बना रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला इस सर्चिंग ऑपरेशन में, लेकिन ये भी बयान उन्होंने दिया कि मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूं, कुछ भी दबाव बनाया जाए मैं ईमानदार नेता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला नहीं हूं। इस बयान के सियासी मायने ये हैं कि किस तरह से नीलेश उइके के घर पे छापेमारी की, उसके बाद कांग्रेस से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये पूरा राजनीतिक जो ये छापेमारी है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इस छापेमारी में पुलिस को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ पुलिस गई। जिस तरह से पुलिस छापेमारी करने गई थी नीलेश उइके के घर में शराब है, कैश है, ये सारी चीजें थी, लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसे कुछ बरामद नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कांग्रेस लपकना चाहती है और इस मुद्दे को लपकने के बाद आदिवासियों का अपमान बता रही है, आदिवासियों का अपमान बताकर आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ और खींचना चाहती है। अंजलि जी बिल्कुल, सीधा सीधा ये कह देना कि आदिवासी नेता के घर पर छापेमारी करना, यहाँ आदिवासी कार्ड भी प्ले करती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। जी अंजलि देखिए आपको बता दूं कि इससे पहले कमलनाथ ने भी आदिवासियों का अपमान तब बताया था जब मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे और उन्होंने कहा था कि ये गढ़ नहीं है, छिंदवाड़ा गढ़ नहीं है बल्कि गड़बड़ है। तब कमलनाथ ने भी कहा था कि ये पूरा बयान आदिवासियों का अपमान है। अब छापेमारी को भी आदिवासियों का अपमान बताया जाना, इससे पहले राहुल गांधी को लेकर आपने देखा था महुआ पॉलिटिक्स हुई थी, तब भी जो उमंग सिंगार उन्होंने आदिवासियों का अपमान बताया। तो कहीं ना कहीं अगर जो पहले चरण की बात करें तो आदिवासी बहुल सीटें भी हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, मंडला हो, छिंदवाड़ा हो, ये सारी सीटें जहां जो हैं यहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस आदिवासी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है और ये तो सोने में सुहागा है कि छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला और एक आदिवासी के घर में छापेमारी हुई, आदिवासी विधायक के घर में छापेमारी हुई, तो कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अब देखना ये होगा अंजलि। बिल्कुल सूरज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे साथ अभी फोन कॉल पे जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी, आपके ऊपर सीधा सीधा विधायक नीलेश उइके ने आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है और उसी के तहत अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी आपको पता है देश में आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के दौरान सभी कुछ चुनाव आयोग करता है। तो यदि उनको चुनाव आयोग से कोई आपत्ति है तो जाके उसको बताएं। बाकी है फिजूल में कह देना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसमें भी प्याज काटनी है वो कर देना, ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना है। और देखिए, गलत काम तो कोई भी करेगा तो पुलिस कार्रवाई करती ही करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हितेश जी, लेकिन वो सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि एक आदिवासी नेता को तंग किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो और वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई? तो वो कौन से दूध के धुले हैं जो उनकी बात मान ली जाए। भयानक बुरी तरीके से हार रहे हैं और यही कारण है कि हारने की जो हताशा है वो इस प्रकार के एलिबाई ढूंढ रहे हैं। उनको मालूम है इतनी बुरी तरीके से छिंदवाड़ा हार रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे। अभी से उन्होंने शुरू कर दिया प्रशासन का दुरुपयोग, ईवीएम, ये वो, ये सब तो सुनने में आएगा। लेकिन हम इस सब की तरफ ध्यान दें या छिंदवाड़ा की जनता जो चाहती है, परिवर्तन चाहती है, उसकी तरफ ध्यान दें। ये सब आदिवासी नेता जो हैं ये कमलनाथ जी के बहकावे में है। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस जो है वो नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र को जीतने की कोशिश कर रही है, तो कहीं उसके चलते ही इस तरीके की कार्रवाई तो नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि और भी विधायकों के घर पर अब ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखिए, ये सब चुनाव आयोग का विषय है और ये बात सही है कि भाई कांग्रेस की गाड़ियों में से पैसे पकड़े गए हैं जी। सब आपने भी दिखाया, आपने तो न्यूज भी चलाई है ये, और वो गाड़ियां जो पकड़ी गई है उसमें से पैसे निकले हैं, सब कांग्रेस के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि ये तो दिखाई दे रहा है ना कि ये लोग पैसा बांटकर चाहते हैं कि वोटरों को प्रभावित कर सके। और ऐसा आदमी तभी करता है जब हारने वाला हो। तो हारने वाला आदमी तो ये सब हरकतें करते ही करता है मैडम। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी तो नाना प्रकार के लोग उत्पात मचाएंगे जब हारेंगे, हार नजदीक आएगी तो। 4 जून आने दीजिए, उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना मत रखा उस पर। तो ये थे हितेश बाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा जहां हार का डर है वहां पर इस तरीके के बयान तो सामने आते ही हैं। 4 जून आने दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि नतीजे क्या कहते हैं। मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का भी, वो हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खजुराहो से ये बड़ी खबर आ रही है कि खजुराहो में इंडिया गठबंधन कर सकता है समर्थन का ऐलान। निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन का हो सकता है ऐलान इंडिया गठबंधन की तरफ से। फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया को समर्थन देना चाहती है कांग्रेस। वहीं समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के नाम पर जताया था ऐतराज। ऐसे में समाजवादी पार्टी को वहां से उम्मीदवार उतारने के लिए बोला गया था। इंडिया गठबंधन के तहत यह फैसला लिया गया था कि जहां कांग्रेस पार्टी 29 में से 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं खजुराहो की सीट जो थी वो सपा के खेमे में गई थी। हालांकि वहां से जब उम्मीदवार उतारा गया मीरा को, तो वहां पर उनका वो खारिज कर दिया गया नामांकन। ऐसे में अब खजुराहो में इंडिया गठबंधन पर जी बिल्कुल, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं इस खबर के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी सीधा उनका। सूरज, खजुराहो में इंडिया गठबंधन कर सकता है समर्थन का ऐलान, ऐसे में क्या लग रहा है अब खजुराहो सीट पर कौन उम्मीदवार उतारा जा सकता है? जी देखिए अंजलि, जिस तरह से खजुराहो की सीट पर मीरा यादव का नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस बात को लेकर मंथन कर रही कि आखिरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के सामने कौन उम्मीदवार होगा जो निर्णायक भूमिका निभाएगा या जीत के लिए ज्यादा दावेदारी पेश कर सकता है। ऐसे में राजा भैया कुछ दिन पहले जीतू पटवारी के बगले पर आए थे, तब विस्तार न्यूज पहुंचा था वहां पर, और राजा भैया जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी, उनसे विस्तार न्यूज ने बातचीत भी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी हम पर दबाव बना रही है नामांकन वापस लेने के लिए, चुनावी मैदान से हट जाने के लिए। तभी जीतू पटवारी ने कहा था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको कमी दोष करने की कोशिश की जा रही है, उनको गायब करने की कोशिश की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप नजरबंद रहिए, सामने ना आइए। ऐसे में राजा भैया के नाम पर मुहर लगने की अगर बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो जो खजुराहो सीट वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपत्ति जता रही थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं राजा भैया के नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात बन जाएगी तो इस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और राजा भैया जो है वी डी शर्मा के सामने ताल ठोकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी चर्चा चल रही है, अभी नाम से जो ऐलान होना बाकी है। जब तक ऑफिशियली नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि राजा भैया ही वहां से प्रत्याशी होंगे। लेकिन सियासी अटकलें यही है कि राजा भैया के नाम पर कहीं अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही पेज पर आ जाती है तो ऐसा बोला जा सकता है कि राजा भैया को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज। और अब अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज फिर यूपी का दौरा रहने वाला है। अखिलेश के गढ़ में मोहन यादव लगाएंगे सेंध। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीएम मोहन यादव का ये अहम दौरा रहने वाला है। तीसरी बार वो यूपी के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन में वो शामिल होंगे। वहीं सीएम बनने के बाद मोहन यादव का ये तीसरा उत्तर प्रदेश का दौरा है। ये बड़ी खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं जब सीएम मोहन यादव को सीएम बनाया गया था मध्य प्रदेश का, तो ये बातें निकलकर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। तो इसी सिलसिले में लगातार उनके दौरे चलते रहे हैं। इससे पहले भी वो 2 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और अब उनका ये तीसरा दौरा है। और तीसरा दौरा कहां पर है? मैनपुरी में है। मैनपुरी अखिलेश का गढ़ कहा जाने वाला मैनपुरी, जहां पर अखिलेश यादव की पकड़ है। उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां से मौजूदा सांसद है और ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश के गढ़ में मोहन यादव सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह वहां से चुने गए हैं, उनके नामांकन में भी शामिल होने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं सीएम बनने के बाद मोहन यादव का ये तीसरा दौरा है। देखिए अखिलेश के गढ़ में सेंध किस तरीके से लगेगी, मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल को मैनपुरी में, यानी कि आज उनका मैनपुरी में दौरा है, लेकिन उससे पहले वो 2 बार रह चुके हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैनपुरी में आज चुनाव प्रचार करेंगे। वहां के प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होंगे। वहीं 13 फरवरी को भी वो यूपी के आजमगढ़ समेत 5 लोकसभा सीटों को दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़, वो भी अखिलेश का गढ़। 3 मार्च को लखनऊ में यादव महाकुंभ में हुए थे शामिल। वहां तो अब मोहन के साथ है यादव, ऐसी भी बड़ी बात निकलकर सामने आई थी। और अब आज की ये तारीख, आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीएम मोहन यादव का ये अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को। ऐसे में सीएम मोहन यादव का ये दौरा बेहद अहम। मैं आपको बता दूं कि वहां से बीजेपी प्रत्याशी है जयवीर सिंह ठाकुर और उनके नामांकन में भी वो शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 24 अप्रैल को होगा झाबुआ दौरा। वो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का नामांकन पत्र जमा करवाएंगे और इस दौरान प्रदेश स्तरीय अन्य कांग्रेसी नेता भी झाबुआ आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी मध्य प्रदेश का रुख होने वाला है। उनका झाबुआ का दौरा रहेगा 24 अप्रैल को। हालांकि ये बात अलग है कि जो पहले चरण के मतदान की सीटें हैं उस पर कोई भी दौरा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह पहला दौरा मध्य प्रदेश का, और वो भी 24 अप्रैल को झाबुआ पर होगा। वो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का नामांकन पत्र जमा करवाएंगे और इस दौरान प्रदेश स्तरीय अन्य कांग्रेसी नेता भी झाबुआ आएंगे। देखिए, देश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है। चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर भी है। इसी सिलसिले में विस्तार न्यूज ने आज नूतन कॉलेज में पढ़ रही उन छात्रों से बातचीत की जो मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रही हैं और इस टाइम के फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए छात्राओं ने कहा कि हम सभी मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और इस अभियान के तहत सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो का स्लोगन लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूतन कॉलेज में। चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में लगातार विस्तार न्यूज चुनावी चौपाल कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है विस्तार न्यूज कि आखिरकार आम मतदाताओं के मन में सरकार को लेकर क्या अपेक्षाएं और सरकार के जो 10 साल हैं उसे कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? विशाखा गुप्ता। अच्छा विशाखा जी, क्या करती हैं आप? मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। चुनाव है, आप लोगों को पता होगा, और चुनाव में आप लोगों को आधी आबादी कहा जा रहा है कि आधी आबादी फर्स्ट टाइम जो वोटर है, यूथ जो वोटर है, उसे साधने की सब कोशिश करते हैं। ऐसे में एज ए गर्ल्स आप क्या चाहती हैं सरकार से, आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए थोड़ी सेफ्टी करी जाए, लड़कियाँ सिक्योर फील करें और गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज भी चाहिए। इतनी कम वैकेंसीज के साथ और इतने सारे लोग हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम है, कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, जो बहुत महंगे महंगे कोर्स कराते हैं, ये एजुकेशन का जो कोर्स होते हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कि आपकी नज़र से आप लोगों के लिए क्या काम हुआ? हमारे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया। पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कुछ काम हुआ है सरकार में? प्लीज। हाँ, हुआ तो है। अच्छा, बदलाव हुआ है इस सरकार में? बीजेपी में हाँ हुआ है। एजुकेशन में और बदलाव होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जनरल्स होते हैं उनका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। रोजगार क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? हाँ, रोजगार भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी रोजगार नहीं मिला है, जो स्टूडेंट लाइफ से सुसाइड हो रही है, जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में बड़े बदलाव कुछ देखती है पिछले 10 साल में? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या फिर कुछ? स्वास्थ्य में, सड़क में और जो गांव में बिजली वगैरह थी उसमें हुए बदलाव हुए। हाँ, किसकी सरकार चाहती हैं? बीजेपी चाहती हैं। चलिए, ये छात्राओं से मैं बात कर रहा था। आधी आबादी कह के चुनाव में इनको पुकारा जा रहा है और आधी आबादी का जो वोट है वो लेने की हर कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर ये सब खुश तो हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट की जब बात आई कि कितने बदलाव देखे तो कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव हुए हैं, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार को और काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को सुना आपने, जिनका जिक्र पीएम मोदी भी कई बार अपने भाषणों में करते आए हैं। और इसी के साथ विस्तार न्यूज की भी आपसे अपील है कि जहां लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव इस देश में होना है, ऐसे में वोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। धार के भोजशाला में दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है, इसमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं। साथ ही साथ टीम ने पहली बार यज्ञ कुंड की नपती कर मिट्टी हटाई तो पत्थरों पर बनी कई लिपियों की लिखावट और चित्र नजर आए। 9 घंटे के सर्वे में गर्भगृह में टीम ने क्लीनिंग और ब्रशिंग भी की। मैं आपको बता दूं, धार भोजशाला का ये लगातार एएसआई का सर्वे जो है वो चल रहा है। ऐसे में आज धार के भोजशाला में दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है। जी हां, इसमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं। कुछ कामयाबी हाथ लगते नजर आ रही है एएसआई की टीम की। एएसआई की टीम ने पहली बार यज्ञ कुंड की नपती कर मिट्टी हटाई तो पत्थरों पर बनी कई लिपियों की लिखावट और चित्र नजर आए हैं वहां पर। और 9 घंटे के सर्वे में गर्भगृह में टीम ने क्लीनिंग और ब्रशिंग भी की। लगातार वहां पर एएसआई का सर्वे चल रहा है। हालांकि मंगलवार और शुक्रवार को वहां पर पूजा करना, नमाज करना, इसकी जो है इजाजत दी गई है, लेकिन इसी बीच एएसआई का लगातार वहां पर सर्वे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, 6 हफ्ते तक ये सर्वे चलेगा और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने जो है फैसला दिया था धार के भोजशाला में एएसआई का सर्वे कराने का, क्योंकि लगातार वहां पर विवाद चलता आया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का। इस बीच तमाम मुस्लिम पक्ष की जो अर्जियां हैं उसको भी खारिज किया है कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि एएसआई का सर्वे हो जाने दो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में धार के भोजशाला में दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है और इसमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं। बड़ी खबर धार की भोजशाला एएसआई के सर्वे से मिल रही है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी जफर अशरफी। जफर, अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि एएसआई की टीम के हाथ जो है कुछ लगा है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स है उस पर? देखिए, कल 24वां दिन था। 24वें दिन रविवार का दिन था और सुबह 7:50 पर लगभग जो है एएसआई की पूरी टीम दरगाह परिसर के अंदर जांच करने के लिए पहुंची थी। और जांच के लिए उन्होंने दरगाह परिसर के जो है वहां पर मिट्टी और खुदाई की और उसके नीचे अभी ये खबर निकलकर सामने आई है कि इसमें जो है नीचे तलघर मिला है। तलघर के साथ इसके नीचे कुछ शिलालेख भी पाए गए और टीम ने पहली बार यज्ञ कुंड की नपती कर मिट्टी हटाई है। तो पत्थरों पर बनी जो कई लिपियों की लिखावट और चित्र भी देखे हैं। जो 9 घंटे के सर्वे में गर्भगृह में टीम ने क्लीनिंग व ब्रशिंग भी की है। हिंदू पक्ष के जो सदस्य है गोपाल शर्मा, उन्होंने बताया कि तलघर जो है दरगाह परिसर के नीचे मिला है और शिलालेख भी मिले हैं और कई शिलालेख पर जो है लिखावट भी पाई गई है और इन सभी की जांच की जा रही है। मुस्लिम पक्ष इसमें अब्दुल समद ने कहा है कि शिलालेख व पत्थरों की कार्बन डेटिंग की जा रही है, जिसके बाद जांच होगी। तो ये सभी चीजें जो है 24वें दिन इसमें एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि लगातार ये 20 और 22 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। और जो कल का दिन था, कल के दिन जो है दरगाह परिसर के बाहर जो दरगाह परिसर है उसी के नीचे जो है तलघर मिलने की खबर है। और तलघर मिला है, वहां से शिलालेख मिले हैं जिन पर कई लिपियों का लिखावट का चित्र भी बना हुआ है। तो ऐसे में अब इस सर्वे को जो है वो एक दिशा मिलती नजर आ रही है जफर। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो अपडेट कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, जो कुछ पता चल रहा था कि दोनों पक्षों के दाव के हिसाब से चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट जो है, अब बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि तलघर मिला है, शिलालेख मिले हैं और लिखावट उस पर नजर आ रहे हैं। तो अब इस सर्वे को दिशा मिल रही है और अब देखना ये होगा कि जो भी अब फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। अब आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है जफर, उस पर भी जरा रोशनी डालिए और मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस सर्वे की, तो वहां पर अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की क्या राय है? देखिए, अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें दोनों पक्षों के दावे मजबूत चल रहे थे। एक पक्ष कह रहा था कि ये हमारी तरफ से ये दावा मजबूत है और दूसरा पक्ष कह रहा था कि ये हमारी तरफ से दावा मजबूत है। लेकिन कल के दिन की जो तस्वीर नजर आई है उसमें हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि न्यायालय के पास जब ये सर्वे रिपोर्ट पहुंचेगी उसके बाद न्यायालय
क्या फैसला देता है ये इंतजार करने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो दावा मजबूत दिख रहा है वो हिंदू पक्ष की ओर से जो कल की तस्वीर सामने आई है उसमें हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जो कल की तस्वीर सामने आई है उसके बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्लीन स्वीप का प्लान है। जी हां, जिसे लेकर इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी की निगाहें इस बार लोकसभा सीट के नए प्रत्याशियों पर है, जिनके लिए पीएम मोदी खुद सभाएं कर रहे हैं। आखिर क्या है बीजेपी की प्लानिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार बीजेपी ने एमपी में क्लीन स्वीप को लेकर कई प्लान बनाए हैं। कई सीटों पर नए प्रत्याशी भी उतारे हैं, जिन्हें जिताने की जिम्मेदारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। इसलिए पिछले 8 दिनों में पीएम मोदी लगातार 3 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। जबलपुर, बालाघाट के साथ साथ नर्मदापुरम के प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार कर चुके हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में पीएम मोदी लोकसभा सीटों में उतरे नए प्रत्याशियों के लिए भी सभाएं करेंगे। इधर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने 400 पार का दावा किया है तो उन्हें चुनाव प्रचार करना नहीं चाहिए। यदि उनके चेहरे पर वोट मिल रहे हैं तो लोकतंत्र में बीजेपी बची नहीं है। एमपी में पीएम मोदी ने तो कमान संभाल ली है तो कांग्रेस की धड़कनें जरूर तेज हो गई, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 का, पीएम मोदी इन मुद्दों को भुनाने में कहीं पीछे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर लगातार निशाना भी पीएम मोदी साध रहे हैं। बहरहाल पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली और सभाएं नए प्रत्याशियों को क्या संसद तक पहुंचाएंगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। एक खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर में चलती बाइक में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया है। अचानक बाइक में लगी आग से आसपास अफरा तफरी मच गई और इसके बाद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर बाइक सवार था और उसकी बाइक में आग लग गई। तेज आग लगी, हालांकि उसके बाद पानी डालकर लोगों ने उस आग को बुझा दिया और हादसे में बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया है। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये खबर बुरहानपुर से, जहां चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत तेज है। पांडुना के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। छिंदवाड़ा डीएसपी की अगुवाई में मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी ली, चप्पा चप्पा छान मारा। टीम ने घर के एक एक सामान को खंगाला, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके अलावा उनके खेत में भी जाकर जांच की गई। इसके बाद टीम बिना कार्यवाही के ही लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले भी छिंदवाड़ा में एक गाड़ी में जबरदस्त कैश बरामद हुआ था। हालांकि उसके तार इस चीज से जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल खबर यही है कि पांडुर्ना के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। हमारी बात भी हुई थी विधायक नीलेश उइके से, जिन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी में कि ये सिर्फ आदिवासी नेता को परेशान करने की कोशिश है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये भी बड़ी बात कही थी विधायक नीलेश उइके ने। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि उन्हें कहा जा रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले या फिर आप ऐसी कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। हालांकि उसके बाद हितेश वाजपेयी जी से भी हमारा रिएक्शन सामने आया था, जिन्होंने कहा कि जहां हार का डर होता है वहां ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस विधायक नीलेश उइके ने क्या कहा। लगभग ये पूरा दल आया था, पुलिस अमला, आबकारी का अमला। इनने 3 घंटे तक मेरे घर में, खेत में, घर के आसपास इनने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का हार का डर इनको सता रहा है, इसलिए एक आदिवासी विधायक को परेशान करने का काम इन लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस समय। बौखलाहट में ये ऐसे आदिवासी विधायक को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दबाव तो उसी का है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इन्होंने दबाव डाला, तैयार नहीं होते, इस तरह परेशान करने का काम ये कर रहे हैं। 4 बजे के लगभग ये पूरा दल आया था, पुलिस अमला, आबकारी का अमला। इनने 3 घंटे तक मेरे घर में, खेत में, घर के आसपास इनने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का हार का डर इनको सता रहा है, इसलिए एक आदिवासी विधायक को परेशान करने का काम इन लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस समय। बौखलाहट में ये ऐसे आदिवासी
विधायक को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दबाव तो उसी का है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इन्होंने दबाव डाला, तैयार नहीं होते, इस तरह परेशान करने का काम ये कर रहे हैं। एमपी के देवास में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर ब्रिज के नीचे जा घुसी, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल को जिला अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया, जहां उपचार उसका जारी है। तो ये खबर एमपी के देवास से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दूं कि तेज रफ्तार कार थी जो डिवाइडर से टकरा गई और ब्रिज के नीचे घुस गई, जिसमें सवार 3 लोग थे और 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, उनको नहीं बचाया जा सका। वहीं घायल जो व्यक्ति है उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना में बालक लोग कहीं गए थे, है ना, तो क्या वहाँ हुआ जबरन ब्रिज पे का एक्सीडेंट हुआ। मेरे को काम करने गया था, हाँ, वहाँ मेरे को खबर लगी कि आपके बालक का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, विकास नगर से लेके आए हैं, हाँ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनका नाम अनुराग और शहजाद है जी, और एक घायल जिसका इमरजेंसी में भी इलाज किया जा रहा है। देखिए, देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनावी मौसम में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का एक वीडियो दिखाते हैं। यहाँ लग्जरी गाड़ी छोड़कर मंत्री जी ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं। वीडियो मनेंद्रगढ़ के खड़गवां इलाके का है। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संभाली हुई है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही है। बगल की सीट पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद है। साथ में योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी और हम लोग बाजार में सभा लेने आ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वो लोग ट्रैक्टर और बाइक लेकर खड़े थे स्वागत के लिए। और कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ट्रैक्टर चलाना है करके। तो मैं किसान का बेटा हूँ, कुछ किसान भी हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। ट्रैक्टर से ही पूरी बाजार तक हम लोगों ने 5 किलोमीटर का सफर किया। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सबसे हॉट सीट बनी हुई है। जी हां, यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद 19 अप्रैल को आएंगे पीएम मोदी और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी दौरा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दाव जो है वो संतोष पांडे पर लगाया है। तो ये राजनांदगांव की जो सीट है, केवल बस्तर पर ही फोकस नहीं है इस बार दोनों पार्टियों का, बल्कि राजनांदगांव भी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का लगातार दौरा चल रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहां के जो उम्मीदवार है संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे पीएम मोदी। और इसके अलावा 20 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, उसके अगले ही दिन तो वहां कांग्रेस की स्टार प्रचारक नेता प्रियंका गांधी भी दौरा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 24 अप्रैल को होगा झाबुआ दौरा। वो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का नामांकन पत्र जमा करवाएंगे और इस दौरान प्रदेश स्तरीय अन्य कांग्रेसी नेता भी झाबुआ आएंगे। तो ये कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश का पहला दौरा देखा जा रहा है। हालांकि 19 अप्रैल को यहां पर पहले चरण की 6 सीटों पर मतदान है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई दौरा नहीं हुआ। अब वो 24 अप्रैल को झाबुआ आएंगे और वहां पर कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का नामांकन पत्र जमा करवाएंगे।
और अब अगली खबर सिंगरौली से। सिंगरौली के परसदेही में सरकारी स्कूल हेडमास्टर और टीचर की पार्टी का अड्डा बन गया। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है। हेडमास्टर ने टीचर्स के साथ स्कूल में चिकन बनाया और पार्टी की। टीचर्स के चिकन पार्टी करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में इस तरीके से चिकन पार्टी करना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। ये घटना है सिंगरौली की। सिंगरौली के परसदेही में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर और टीचर्स की ये चिकन पार्टी चल रही है। अड्डा बना दिया पार्टी का स्कूल को। हेडमास्टर ने टीचर्स के साथ स्कूल में चिकन बनाया और पार्टी की। टीचर्स के चिकन पार्टी करने का ये जो वीडियो है ये कुछ दिन पहले का है, लेकिन जहां ये अब वायरल हो रहा है तो स्कूल में चिकन पार्टी का करना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। चाय की दुकान प्रदेश और देश की राजनीति के चर्चा का सबसे बड़ा अड्डा होती है। चाय की चुस्कियों के साथ ग्वालियर में विस्तार न्यूज ने लोगों से चर्चा की। आखिर क्या है लोगों की राय, वो जान लिए। एक बार फिर विस्तार न्यूज के खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में चाय पर चर्चा आम है। लोग चाय की चुस्कियों के साथ साथ चुनावी चर्चा जरूर करते मिल जाएंगे और ऐसे ही हम पहुंचे हैं एक चाय की टपरी पर, जहां आप देख सकते हैं कि लोग चाय के लिए बैठे हैं और चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन दुकानदार भाई साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ देखते हैं चाय पिलाते हैं लोगों को और चाय पर चर्चा भी सुनते हैं। भाई साहब, चुनावी चर्चा है, ऐसे में जब आप चाय लोगों को पिलाते हैं तो कौन सा क्या माहौल है? माहौल तो दोनों पार्टियों का सही ही है वैसे तो। अब फिर आगे क्या स्थिति बनती है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो चाय के लिए बैठे हैं। भाई साहब, आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं अब की बार और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे देश के ही होना चाहिए। देश का चुनाव है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार होते जा रहे हैं, इस ओर ध्यान जा ही नहीं रहा है सरकारों का। मेरा मानना है कि युवाओं जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तमाम पैसा शिक्षा का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत हैं, मगर ये है इन मुद्दों पे, मूल मुद्दों पे काम होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा है। देखिए, मुद्दे तो लगातार एक ही रहते हैं। महंगाई मुद्दा होता है, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। तो ये मुद्दे तो हैं लोगों के पास, क्योंकि हर बार सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन मुद्दे फिर वही आ जाते हैं हमें पास। मुद्दे कभी ख़त्म हो ही नहीं पा रहे हैं। अभी पिछली सरकारों ने कहा था कि साहब ये आपको शिक्षा जो है हर आदमी को शिक्षा देंगे, सस्ती शिक्षा देंगे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज चंबल में जो शिक्षा है सबसे महंगी शिक्षा है। निजीकरण, निजी कॉलेज खुल बड़ी मात्रा में हुए, लेकिन यहाँ पे शिक्षा सस्ती बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। मौजूदा सांसद की अगर बात करें तो कितने संतुष्ट हैं आप मौजूदा सांसद से? कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने आप संतुष्ट हो? संतुष्ट तो कुछ भी नहीं है, संतुष्ट क्या। और मुद्दा की तो सवाल ये है कि नगर निगम में पानी तक तो मिल नहीं रहा पीने के लिए, मुद्दों को क्या देखेंगे अपन। तो ग्वालियर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो हर साल गर्मियों में अमूमन देखने को मिलती है। आप बताएं ऐसा कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करेंगे? महंगाई है सबसे ज़्यादा, आदमी बेरोजगार है, चरम सीमा चल रही है महंगाई की, रोजगार है नहीं। ग्वालियर मिल था वो भी बंद है। हाँ, गरीब आदमी तो परेशान है ही घर इस टाइम पर। इस बार जो वोट करने वाले हैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग वोट करने वाले हैं पूरी तरह से। ना किसी मंदिर पे, ना किसी मस्जिद पे, ना झूठे वादों पे, ना जुमले। देखिए, कैंडिडेट तो चिर परिचित हैं जनता के, दोनों ही दलों के, मगर जो जनता के बीच में सक्रिय रहेगा, जनता के मुद्दों को सुनेगा, उन पर अमल करेगा, कार्य करेगा जनता के लिए, वही ग्वालियर की जनता उसी को विजय श्री दिलाएगी। बिल्कुल, तो जो जनता के बीच में रहेगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी का उम्मीदवार हो, जनता उसे ही वोट करेगी। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।